आज के शो में। हुकूमत का कंस्ट्रक्शन से वाबस्ता इंडस्ट्रीज खोलने का फैसला। सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री क्या चैलेंजेस दरपेश। सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री के नुमाइंदगान की आवाज अब तक पर। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज अहम तरीन मामले में बात करेंगे, बिलखुसूस कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से जुड़ी जो वाबस्ता इंडस्ट्रीज़ हैं उनके हवाले से इस प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। हमने देखा है कि हुकूमत की तरफ से बिलाखिर ये फैसला हुआ है कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के साथ जो अलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं इनको खोला जाएगा। आज इस हवाले से जो ऐलान हुआ है वज़ीर पाकिस्तान की तरफ से, पहले उस ऐलान की तरफ आपको लेके चलते हैं और फिर उसके बाद इस प्रोग्राम को बाकायदा आगाज करते हैं, की तरफ लेके चलते हैं। लेट्स हियर दिस फर्स्ट। हमने सबके साथ मिलकर ये फैसला किया कि अब हम ये कई चीज़ें हैं जिसकी तफसील अभी आपको बताएंगे कि हम अपने आसानियाँ पैदा करनी है। कंस्ट्रक्शन हमने पहले खोल दिया था, लेकिन कंस्ट्रक्शन की जो बाकी कनेक्टेड है कंस्ट्रक्शन के साथ और इंडस्ट्रीज़, उनको आज हमने फैसला किया सारे सूबों के साथ मिलकर उनको खोलने का। तो ये वज़न साहब ने इस पर जो है ऐलान किया और इसके साथ साथ हमाद अज़हर साहब भी सामने आए। उन्होंने मिनिस्टर फॉर इंडस्ट्रीज़ और कुछ अहम ऐलान उन्होंने भी किए। ये कौन सी इंडस्ट्रीज़ हैं इस पर इस प्रोग्राम में आपसे बात करेंगे और इन इंडस्ट्रीज़ के स्पेसिफिकली मामलात क्या चल रहे हैं इस पर भी आएंगे। लेकिन हमाद अज़हर साहब ने क्या कहा है, लेट्स हियर दिस आल्सो। हम मंदरजा झैल सनत जो है उसको खोलने जा रहे हैं और इस सनत के साथ इनकी दुकानें भी खुलेंगी जहाँ जहाँ मार्केटों में वो वाक़या हैं। पाइप मिल्स जिसमें पीवीसी और स्टील पाइप्स दोनों शामिल हैं, इनको खोला जाएगा और उनकी दुकानों को खोला जाएगा। पेंट मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स यानी पेंट बनाने की फैक्ट्रियाँ और इनकी तमाम दुकानें पाकिस्तान में खोल दी जाएंगी। सेरेमिक्स, सैनिटरी वेयर और टाइल्स, इनकी सनत और तमाम दुकानें जो हैं उनको खोल दिया जाएगा। इलेक्ट्रिकल केबल्स और स्विच गियर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स और इनकी तमाम दुकानें, इनको खोल दिया जाएगा। स्टील और एल्यूमिनियम, इनकी तमाम दुकानें और इनकी तमाम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, इनको खोला जाएगा। इसके अलावा हम दुकान अगर रिटेल साइड पे जाएं तो जो मैंने चीज़ें जिक्र की इनकी तो दुकानें खुलेंगी ही, लेकिन हार्डवेयर स्टोर्स को भी खोला जाएगा पूरे पाकिस्तान में। तो ये इस पर सूरत हाल है जिस पर जो ऐलान हुआ वज़न साहब की तरफ से। अब ये इस ऐलान से इत्तफाकी तौर पर हम देखा जाए तो पूरी इंडस्ट्री ये मुतालबा कर रही थी। अब इन जनरल देखें जाके तो जितने भी नुमाइंदगान हमारे प्रोग्राम में आ रहे थे वो सब ये कह रहे थे, एक इत्तफाक था, एक मजमूई तौर पर कंसेंसस था कि इंडस्ट्रीज को खोला जाए। लेकिन आज इस प्रोग्राम में बात करेंगे कि क्या ये लॉकडाउन खुलने से ही वाकई में इंडस्ट्रीज रिवाइव हो जाएंगी। बिलखुसूस जो अलाइड इंडस्ट्रीज हैं, कंस्ट्रक्शन से जुड़ी इंडस्ट्रीज हैं, सीमेंट और स्टील, आज उनके नुमाइंदगान से इस प्रोग्राम में बात होगी। हम ये जानेंगे कि स्टील इंडस्ट्री और लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर्स को बेसिकली क्या प्रॉब्लम्स हैं जो दरपेश हैं, सीमेंट सेक्टर को क्या प्रॉब्लम्स हैं। हमारे पास नंबर्स हैं 9 महीने की जो प्रॉफिटेबिलिटी रही है, जो रेवेन्यूज रहे हैं, जो सेल्स रही हैं सीमेंट सेक्टर की, वो भी, और स्टील सेक्टर के अंदर बिलखुसूस हम जाएंगे। जो ऐलान हुआ है इंडस्ट्रीज खुलने का उसमें पाइप है, पेंट है, सिरेमिक्स है, सैनिटरी इलेक्ट्रिक केबल्स है, स्टील है, एल्युमिनियम है और इसके अलावा दीगर शॉप्स हैं जो कि रीओपन होंगी। यहां हम ये भी बताते जाएं क्योंकि इसमें आबाद जो है उसका किरदार बड़ा अहम रहा है। चेयरमैन आबाद मोहसिन शेखानी साहब भी, और आबाद के प्लेटफॉर्म से हम इस प्रोग्राम में उनके नुमाइंदगान को लेते रहे, तो उनकी तरफ से भी काफी हद तक ये कोशिश रही कि वो रेलिवेंट फोरम्स के ऊपर, चाहे वो सिंध गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, वो इस नुक्ते को उठा सके, बावर करा सके कि ये इंडस्ट्रीज खुलना बहुत जरूरी है, कि इसके बगैर कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री भी पूरी तरह रिवाइव नहीं हो सकेगी। इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए इंट्रोड्यूस करते चलें फरीद आलम साहब जो कि एकेडी सिक्योरिटीज के सीईओ हैं, प्रोग्राम में साथ होंगे हमारे। इस वक्त फरीद आलम साहब ने एक प्रपोजल भी दिया है स्टील इंडस्ट्री और लाइट स्टील के हवाले से, जो इकोनॉमिक एडवाइजरी एंड गवर्नमेंट रिलेशनशिप कमेटी है, उसमें कुछ प्रपोजल्स इन्होंने जो है दिए हैं। हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद होंगे हादी अकबर अली साहब जो कि लार्ज स्टील मैन्युफैक्चरर्स प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन जो है उसकी नुमाइंदगी प्रोग्राम में करेंगे। दोनों मेहमान हज़रात का बहुत शुक्रिया जिन्होंने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। मैं पहले फरीद साहब आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि जो मुतालबा आपने प्रपोजल्स दिए थे उसमें एक प्रपोजल था कि इंडस्ट्री को खोल दिया जाए, उसके बाद विद होल्डिंग टैक्स, रैशनलाइजेशन ऑफ प्री डिटरमिन्ड इनपुट प्राइसेस और इसके साथ रिडक्शन इन टर्नओवर टैक्स आपने मुतालबात किए थे। तो आप समझते हैं पहला स्टेप इन द राइट डायरेक्शन ये हुआ है आज फरीद साहब? जी, थैंक यू वेरी मच सफान। आपने बिल्कुल वजह फरमाया कि जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने इतना शानदार का एक पैकेज दिया था, कंस्ट्रक्शन का दिया है, और उसके ऊपर मुझे बड़े दिनों बाद ऐसा लगा कि सब लोग खुश थे इसके, और खुश थे और खुश हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल सारे लोग। इवन IMF से भी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा सक्सेसफुली इस चीज को निकलवाया आगे।
लेकिन इसके अंदर एक इशू ये चल रहा था कि सीमेंट को तो चले अलाउ किया, लेकिन स्टील के अंदर इन लोगों ने इसको इसी वजह से रीजंस बियॉन्ड माय कॉम्प्रिहेंशन एंड मेनी अदर्स, इनको ये प्रॉब्लम थी, इनको समझ नहीं आ रहा था कि ऐसी क्या चीज है कि जो कंस्ट्रक्शन आप अलाउ कर रहे हैं लेकिन आप स्टील को, इंडस्ट्री को खुलने नहीं दे रहे। तो अगर ये रेनोवेशन का होता सिस्टम सिर्फ, और ये पैकेज रेनोवेशन के लिए होता फिर तो अलग बात थी, लेकिन क्योंकि आप और हम और सारे लोग समझते हैं कि फाउंडेशन में, यानी जब आप बिल्डिंग बनाते हैं तो सिर्फ दीवारें नहीं होती, उसके सतून बनाने पड़ते हैं, फाउंडेशन बनानी पड़ती है, छत बनानी पड़ती है, उसके लिए तो आपको स्टील की जरूरत है, दरकार है स्टील। तो आज जाके मैं बल्कि थोड़े शाम से देख रहा था तो दुकानों का लफ्ज आ रहा था। आपने अभी जो अपने इंट्रोडक्शन में हमाद अजहर साहब को सुनाया कि दुकानें और स्टील मिल दोनों का जिक्र किया, तो अब थोड़ी सी जान में जान आई है, बिकॉज इस इंडस्ट्री ने बहुत दिनों तक बहुत सारे स्टेक होल्डर्स के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री से लेके FDR से लेके, जिनको ये 100-125 बिलियन का रेवेन्यू देते हैं, बहुत से लोगों से इन्होंने डायलॉग किया, और मैं भी एज अ थर्ड पर्सन मैं इस बात को नोट कर रहा था, और हम लोग परेशान थे कि वाई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान स्टील इंडस्ट्री को नहीं चलने दे रही और बाकी चीजों को थोड़ा उन्होंने, यानी जो पैकेज था ये थोड़ा हाईजैक या अंडरमाइंड या थोड़ा सबुताज होता हुआ लग रहा था। लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज स्टील का नाम आ गया है उस इंडस्ट्री में जो कि खुलेगी, तो जाहिर है इंशाल्लाह इसकी एक्टिविटी अब यहाँ से थोड़ा सा हम फील होना शुरू होगी, वाइब्स आएंगी। अभी जो इतना शानदार पैकेज है उसकी वाइब्स आना शुरू नहीं हुई, वन बिकॉज ऑफ कोरोना और एनवायरमेंट में और जिस चीज से हम गुजर रहे हैं, वन, और सेकेंडली जो चीज हमारे कंट्रोल में थी स्टील इंडस्ट्री को चलाना साउथ और नॉर्थ में दोनों में, वो अब जो है इंशाल्लाह चलना शुरू होगी, ऑब्वियसली अंडर स्ट्रॉन्ग एंड स्ट्रिक्ट SOPs। सही, और ये तो हम जाएंगे इसके बाद के आपने जो दीगर बातें की थी, प्रपोजल्स दिए थे। मैं पहले हादी अकबर अली साहब को भी प्रोग्राम में शामिल कर लूं। हादी साहब आप फरमाइएगा, ये खुशाइंद फैसला है, पहले तो ये बताइएगा। दूसरी बात कि इसमें जो इकदामात हैं मजीद लेने के लिए वो भी क्या है? क्या हम समझते हैं कि लॉकडाउन खुलने से ही, आपकी दुकान या आपकी मिल्स खुलने से ही, ये आपकी इंडस्ट्री जो अभी कुछ दिन कबल ये कह रही थी कि हम बंद होने के दहाने पर हैं, उसके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे? क्या ये कहना सही होगा क्या, या ये एक फर्स्ट स्टेप इन द राइट डायरेक्शन है? हादी साहब जी, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आई थिंक जो पहला स्टेप है लॉकडाउन को खोलने का, ये डेफिनेटली एक बहुत वेलकम स्टेप है, और आखिरी 3-4 हफ्ते से जब से कंस्ट्रक्शन पैकेज अनाउंस हुआ है, हम गवर्नमेंट को यही एडवाइस कर रहे हैं कि कंस्ट्रक्शन स्टील के बगैर नहीं हो सकता। तो दिस इज डेफिनेटली अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। मगर हमें ये भी महसूस करना चाहिए कि स्टील अभी एक बहुत नाजुक और मुश्किल दौर से गुजर रहा है, और सिर्फ लॉकडाउन खोलना और ये समझना कि स्टील इंडस्ट्री खड़ी हो जाएगी और चल पड़ेगी, ये शायद नहीं होगा। लॉकडाउन के पहले भी स्टील बहुत मुश्किलात में थी। आखिरी 1-1.5 साल में हमने देखा है कि पाकिस्तान में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस बहुत ज़्यादा स्काई रॉकेट कर गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, और एज अ रिजल्ट आखिरी 1 या 2 साल में हमने देखा है कि जो स्टील इंडस्ट्री के नेट प्रॉफिट मार्जिन थे, एवरेज में अगर हम लेते हैं, जो 8 या 9% पे चले गए थे, वो अभी लॉकडाउन से पहले 2 और 3% सिर्फ पे रह गए थे, और लॉकडाउन के बाद तो सारे स्टील इंडस्ट्री जो है, सारे यूनिट्स जो है वो मेजर लॉसेज में हैं। तो इस सिचुएशन को रिकवर करना, इंडस्ट्री को अपने पैर पे वापस खड़ा होना, उनको चलना, उसके लिए गवर्नमेंट के पास हथियार मौजूद हैं। उनके पास पॉलिसी मेकिंग अगर वो सही करे, अगर सही कार्ड्स प्ले करे, तो हादी साहब की आवाज इस वक्त हम तक नहीं आ रही। अच्छा जी, हादी साहब की जो आवाज इस वक्त, हादी साहब आप तक भी आवाज आ रही है? जी मेरे पास आवाज है जी। हादी साहब से हमारा राब्ता मुनक़ता। हादी साहब आपकी बात उस वक्त आवाज रुकी थी, आप प्लीज कुछ बोलिएगा दोबारा। आपकी आवाज आ रही है? आपको आवाज मेरी आ रही है इस वक्त? नहीं जी, राब्ता नहीं हुआ जी। आपकी आवाज आ रही है? आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आप आ रही है। हादी साहब जी फरमाइएगा, आप जो बात कह रहे थे। जी, तो मैं ये कह रहा था कि बिकॉज ये लॉकडाउन के बाद हमारी इंडस्ट्री इतनी बैठ गई है, हमें कुछ स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस इंडस्ट्री को वापस खड़े करने के लिए। और मैं समझता हूं कि अगर गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी डिसीजन सही रखे तो ये सिर्फ हम चल नहीं पड़ेंगे, लोकल डिमांड को भी मीट कर पाएंगे, और आई फील कि इन ईयर और ईयर एंड हाफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी आने लगेगी इस इंडस्ट्री के अंदर।
अच्छा आदि साहब ये फरमाइए, क्योंकि हमने जो स्टडी की तो उसमें तकरीबन जो मेजर कंपोनेंट होता है आपकी टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का, वो उसमें बेसिकली जो लॉन्ग स्टील मैन्युफैक्चरिंग है वो एनर्जी ज्यादा होता है फैक्टर। नाउ बेस्ड ऑन व्हाट के हम जो देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में ऑयल प्राइसेस हैं, पाकिस्तान में कमी हुई है, क्या समझते हो जो यूटिलिटी बिल्स हैं वो कितना इंपॉर्टेंट पोर्शन है और आगे बढ़ने के लिए यहाँ से हुकूमत को कितना मजीद रिलीफ देना होगा? एक ऐलान तो हुआ है इस वक्त इंडस्ट्रियल पैकेज के नाम से, इज इट इनफ और कितना फायदा उससे आपको है अभी? देखिए जो बिजली और यूटिलिटी बिल्स के ऊपर जो ऐलान हुआ है दैट इज मोस्टली फॉर एसएमईज। इनफैक्ट जो स्टील इंडस्ट्री के ऊपर जो यूटिलिटी बिल्स है दैट इज द मेजर कॉस्ट ऑफ आवर प्रोडक्शन। और वैसे ही पाकिस्तान में जो कॉस्ट ऑफ यूटिलिटीज हैं, अगर आप बिजली को ले लें या अगर आप स्पेशली गैस को ले लें, तो वी आर मच हायर देन आवर पीयर्स। मतलब बिजली और गैस पाकिस्तान में बहुत महंगी है और उसके ऊपर अभी जो 3 साल पुराने एफसीए जो बिल्स के ऊपर लगाए गए हैं और जो इंडस्ट्रियल सपोर्ट पैकेज जो पहले नवाज शरीफ के गवर्नमेंट के टाइम पे था उसको जो विथड्रॉ किया गया है, दैट हैज पुट फर्दर प्रेशर ऑन आवर कॉस्ट। तो ये जैसे मैंने आपको पहले अर्ज किया था कि लास्ट 1 और 2 इयर्स में कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस पाकिस्तान में इतना बढ़ गया है कि इसने स्टील इंडस्ट्री को बहुत नुकसान पहुंचाया है और अभी टाइम है कि स्टील इंडस्ट्री को हम थोड़ा सा रिलीफ दें। और अगर आप चाहें तो मैं कुछ मेजर्स भी रेकमेंड कर सकता हूं जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए इमीडिएटली। एग्जैक्टली, जरूर करें। आई थिंक सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है इंपोर्ट टैरिफ्स। स्टील इंडस्ट्री में सिर्फ पाकिस्तान पे नहीं मगर पूरी दुनिया में इंपोर्ट टैरिफ्स का एक बहुत ही क्रिटिकल और अहम रोल होता है स्टील इंडस्ट्री के अंदर। और इस आज के दिन में जहां पाकिस्तान कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस और ग्लोबल कंपेटिटिव इंडेक्स में 110 पे उनका रैंक है, जो बाकी डेवलपिंग कंट्रीज के भी हम पीछे हैं, तो इट डजंट मेक सेंस कि जो फिनिश प्रोडक्ट्स है और जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स है, और अगर उसमें हम स्पेसिफिकली बात करें तो फिनिश प्रोडक्ट्स में सरिये की बात आती है और इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स में बिलेट की बात आती है। इन दोनों प्रोडक्ट्स पे टैरिफ रैशनलाइज करना या टैरिफ को चेंज करना इस वक्त कोई तुक नहीं बनता। देयर इज नो रीजन टू चेंज एनी टैरिफ्स ऑन दीज प्रोडक्ट्स जब हमारी इंडस्ट्री के पास एम्पल कैपेसिटी है लोकल डिमांड को मीट करने के लिए। स्टील मेल्टर्स जो बिलेट बनाते हैं ऑलमोस्ट 400 यूनिट मौजूद हैं, ऑलमोस्ट 200 यूनिट मौजूद हैं पाकिस्तान में, और जो री रोलर्स हैं जो सरिया बनाते हैं उसमें ऑलमोस्ट 400 यूनिट है मौजूद पाकिस्तान। अगर एक ब्रेक हमें लेनी है, इसके बाद इस बात को यहां से कंटिन्यू करते हैं। फरीद आलम साहब भी साथ, अली साहब भी साथ हैं। हमारी कोशिश होगी कि सीमेंट सेक्टर से भी हम बात करें और आज जो ऐलान हुआ है इस ऐलान को सामने रखते हुए सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री, कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो वाबस्ता इंडस्ट्रीज हैं उन पर क्या असर पड़ने लगा है, आज इस प्रोग्राम में आप जानेंगे। इस ब्रेक के बाद बेनकाब में हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में अहम तरीन सवालात स्टील इंडस्ट्री पे बात हो रही है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान की अनाउंसमेंट के कंस्ट्रक्शन से जुड़ी वाबस्ता इंडस्ट्रीज को खोलने की, और आपको फिर बताते चलें कि इसमें पाइप, इसके अलावा पेंट, सिरेमिक्स, सैनिटरी, इलेक्ट्रिक केबल्स, स्टील और एल्युमिनियम इंडस्ट्री जिसकी शॉप्स भी रीओपन होंगी। अब ये कितना खुशाइंद है इस पर भी बात हो रही है, और क्या लॉकडाउन खुलने से वो तमाम मसाइल भी हल होंगे जो इन इंडस्ट्रीज को जिनका सामना है। ये प्रोग्राम में ये सवाल भी उठा रहे हैं। फरीद आलम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीईओ एकेटी सिक्योरिटीज, और हादी अकबर अली साहब जो कि लार्ज स्टील जो एसोसिएशन है उसकी नुमाइंदगी कर रहे हैं प्रोग्राम में। हादी साहब, आप मुतालबात की बात कर रहे थे तो आपने कुछ इंपोर्ट टैरिफ पे कुछ बोला था, ये जो नुक्ता है इसको वाज़ेह तौर पर एक्सप्लेन भी करें, क्योंकि हमने ये सुना है कि जो प्री डिटरमिन्ड इनपुट प्राइसेस हैं वो भी एक हर्डल है कि वो गवर्नमेंट ने रेट्स कुछ सेट किए, मार्केट में कुछ और रेट सेट है, एंड द रेट सेट बाय गवर्नमेंट आर वेरी हाई। ये मसला है क्या? नहीं जी, देखें जो इंपोर्ट टैरिफ्स हैं वो आप 3 डिफरेंट प्रोडक्ट्स पे आप देख सकते हैं। एक है आपका फिनिश प्रोडक्ट जिसमें जो सरिया है, और दूसरा है आपका इंटरमीडिएट प्रोडक्ट जो स्टील बिलेट्स है जिससे सरिया बनता है। और इसमें ये सबसे स्टील सेक्टर का सबसे लार्जेस्ट सेगमेंट जो है ये ही है जो मैन्युफैक्चरर्स बिलेट बनाते हैं और जो मैन्युफैक्चरर्स सरिया बनाते हैं, और ये सारा स्टील कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ही जाता है। तो इसको इस सेगमेंट की देखभाल करना और इनके ऊपर मेक श्योर करना कि जो इंपोर्ट टैरिफ्स है वो चेंज नहीं हो इस टाइम पे जहां हमारी इकोनॉमी भी बहुत मुश्किल दौर से गुजर रही है और स्टील इंडस्ट्री भी जो बिल्कुल ही बैठ गई है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम बात करते हैं हमारे प्राइमरी रॉ मटेरियल का, जो रॉ मटेरियल हम इंपोर्ट करते हैं स्टील बनाने के लिए, उसके ऊपर भी इंपोर्ट टैरिफ्स है, और उस पर हमने सजेस्ट किया है कि वो जीरो रेटेड होने चाहिए, क्योंकि जो प्राइमरी रॉ मटेरियल है जो स्टील स्क्रैप है
उसके ऊपर अगर टैरिफ जीरो रेट हम करते हैं तो नॉट ओनली स्टील का जो दाम है, कंज्यूमर को जो दाम पड़ते हैं, जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स को जो स्टील की कॉस्ट पड़ेगी वो कम हो जाएगी, इन्फ्लेशन भी कम होगा और हमारी स्टील इंडस्ट्री की कंपेटिटिवनेस भी बढ़ेगी। मगर जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है, स्टील बिलेट या जो फिनिश प्रोडक्ट है, जो हम सरिया को कहते हैं, उसके ऊपर कोई टैरिफ की चेंज नहीं होनी चाहिए। सही। और फरीद अला साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने कहा कि रैशनलाइजेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड इनपुट प्राइसेस और एग्जेम्पशन फ्रॉम WHT यानी विदहोल्डिंग टैक्स, ये बड़ा अहम नुकता है क्योंकि अभी जो रीसेंट पैकेज अनाउंस हुआ था इसमें एग्जेम्पशन थी जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल एक्सेप्ट फॉर सीमेंट एंड स्टील फ्रॉम विदहोल्डिंग टैक्सेस। तो डू यू थिंक ये इस फैसले को रिव्यू होना चाहिए और ऐसा क्यों होना चाहिए फरीद अला साहब? बुनियादी नुकता है, बट मैं इस नुकते पे आने से पहले आप जो अभी आदि भी एक्सप्लेन कर रहे थे और आपने मुझसे भी पूछा, पहले मैं वो आपको जो ITP से हम कहते हैं इम्पोर्ट ट्रेड प्राइस, इसकी आपको थोड़े से नाजरीन को वजाहत कर दूं। एज अ स्टूडेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री मैं समझ रहा हूँ, सीख रहा हूँ इसके ऊपर, हमारी जो रिसर्च होती है इसके ऊपर, मैं थोड़ी सी जो इसके अंदर चेक किया तो इनके अंदर जो इन्होंने फैसला किया था कि जो इनके कलेक्टर ऑफ कस्टम्स के साथ बैठ के 3-4 साल पहले, उसके अंदर इन्होंने ये एग्री किया था कि हम इस ट्रेड प्राइस को सेटल करेंगे और हम इसके ऊपर पीरियोडिकली मीटिंग करके इसको डायनेमिक रखेंगे, स्टैटिक नहीं होने देंगे। तो आज से 3-4 साल पहले जब ये स्क्रैप का रेट तकरीबन $360 पर टन था, उस वक्त की ये प्राइस सेटल हुई हुई है। आज ये प्राइस हो गई है $250 पर टन या $260 पर टन। हम बात कर रहे हैं स्क्रैप की। तो अब जो ये इम्पोर्टर्स हैं, ये इंडस्ट्री है, ये सारी ड्यूटीज और टैक्सेस, 10% सेल टैक्स है इनके ऊपर, वो देना पड़ता है इनको इम्पोर्ट ट्रेड प्राइस पे, जो कि सेट हुई भी है 360 की अगेंस्ट द इम्पोर्ट प्राइस जो आज हो रही है 250। तो इनका अननेसेसरीली $110 पर टन पे 10% अपफ्रंट कैश और इसी तरह के इनके जो टैक्सेस हैं ये ज्यादा जमा हो रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के पास। और हमारी AKD रिसर्च ने जो बनाया है वो कहते हैं कि 16,800 रुपए ये काट लेते हैं, वर्सेस इनका अगर इंपोर्ट स्टेज पे जो एक्चुअल और फैक्चुअल चीज है वो उस पर कटेगा इनका टैक्सेस 14,400। तो 2,400 रुपए इनके एक्स्ट्रा पर टन कट के जमे पड़े रहते हैं, जो रिफंड की सूरत में इनको पता नहीं कब मिलते हैं जाके इस इंडस्ट्री को। कमिंग बैक टू द अदर पॉइंट, जब आपने कहा इस इंडस्ट्री को बहुत ही रेगुलेटेड इंडस्ट्री है, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान FDR, स्टील और सीमेंट से गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ टैक्सेस कलेक्ट करती है। आपको पता है कि सीमेंट के ऊपर 100 रुपए पर बोरी तो एक्साइज ड्यूटी है और 60-70 रुपए बन जाता है इनकी सेल टैक्स। तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जब ये सब बरात दी अपने कंस्ट्रक्शन पैकेज में, तो दो इंडस्ट्री को जो इनकी कमाऊ बूथ हैं, जो कमाने वाली जहां से इनकी कमाई होती है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, उनके ऊपर जाहिर है उन्होंने सबको विदहोल्डिंग टैक्स से एग्जाम्प्ट किया एक्सेप्ट स्टील और सीमेंट। तो ये जाहिर है गवर्नमेंट ने अपना बजट भी देखना है, फिस्कल स्पेस भी देखनी है। इनके ऊपर 4.5% टैक्स है, यानी अगर इसको सप्लाई देते हैं, और आज अगर मैं सरिये के एग्जाम्पल लूं अपने नाजरीन के लिए कि लेट्स से अगर 1,14,000 या 1,10,000 रुपए पर टन का सरिया है, तो इनका जो पार्टी इनसे माल उठाएगी वो 4.5% इनका विदहोल्डिंग टैक्स काट के इनको बाकी पैसे देगी। इस वाले सेक्टर का सबसे बड़ा मसला है इनफॉर्मल सेक्टर के साथ कंपटीशन। तो जब इनका इनफॉर्मल सेक्टर के साथ डिसिप्लिन्ड आदमी का इनडिसिप्लिन्ड सेक्टर में गुजारा किस तरह ये करते हैं कि जो बड़ी लिस्टेड कंपनीज हैं इनको नाउ टाइम के इनको पैट ऑन द बैक, इनको थोड़ी शाबाशी दी जाए कि भाई आप इतना ज्यादा टैक्स भी जमा कर रहे हो, करवा रहे हो, और आप यू शुड बी praised or you should be given some incentive to behave in the last couple of years. सही। ये दो मेरे पॉइंट्स हैं इसके ऊपर। ठीक है, और हाथी साहब आप इस पर क्या कहेंगे, क्योंकि ये जो अहम बात है दोनों, विदहोल्डिंग टैक्स की भी और रैशनलाइजेशन ऑफ प्री डिटरमाइंड इनपुट प्राइसेस, ये दो, इन दो नुकात पे आपकी इंडस्ट्री का मुतालबा क्या होगा, आपके एसोसिएशन का? जैसे फरीद कह रहे हैं ये बिल्कुल सही है। आई थिंक ये बहुत वैलिड पॉइंट्स हैं। देखें, इस वी हैव टू अंडरस्टैंड कि अभी जो इंडस्ट्री है वो बिल्कुल लॉसेस में है, और जो विथहोल्डिंग टैक्स की बात हो रही है ये ऐसा टैक्स है जो
जो आपसे कटा जाता है और वो एक एडवांस तौर पे गवर्नमेंट ले लेती है। मगर जब इस साल हमारे कोई प्रॉफिट्स ही नहीं होने वाले, पूरी इंडस्ट्री को प्रॉफिट्स ही नहीं होने वाले, तो हम उस टैक्स को एडजस्ट कहां से करेंगे? तो बेसिकली क्या होगा कि वो गवर्नमेंट के खाते में चले जाएंगे और हमें रिफंड मिलेंगे नहीं। तो जो लिक्विडिटी के इशू है, जो अक्रॉस द इकोनॉमी एक इशू बना हुआ है और स्टील इंडस्ट्री में स्पेसिफिकली है, वो ज्यादा एग्जैजरेट हो जाएगा, वो ज्यादा सिवियर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पैसे ऑलरेडी फंसे हुए हैं मार्केट के अंदर, रिसीवेबल्स के अंदर, और अब टैक्सेस में ज्यादा जाके फंस जाएंगे। जो ये विथहोल्डिंग टैक्स की जो बात फरीद साहब कह रहे हैं, तो इट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट। इसके अलावा अगर हम लिक्विडिटी की बात करते हैं तो देयर आर अ फ्यू अदर पॉइंट्स जो इंडस्ट्री के लिए बहुत एक बर्निंग इशू बन गया है। हमारे सेल्स टैक्स के रिफंड बहुत सारे एफबीआर के में खड़े हो गए हैं और बिलियंस ऑफ रुपीज आर स्टक अप इन एफबीआर, जो आखिरी 10 महीने से हम एफबीआर को खते लिख रहे हैं, मीटिंग्स कर रहे हैं, मगर उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इसमें अगर मैं थोड़ी सी तफसील बताऊं कि हमें एक सेल्स टैक्स, स्पेशल सेल्स टैक्स रिजीम में होते थे लास्ट ईयर, और उसमें से हमें निकाल के एक एड वैलोरम रिजीम में, जो रेगुलर रिजीम में इनपुट आउटपुट का, उस पर लाया गया है इस साल। और उस दौरान हमारे जो स्टॉक्स थे जून 30 पे, उसके ऊपर डबल टैक्सेशन हुई है। मतलब गवर्नमेंट ने उन स्टॉक्स के ऊपर 2 गुना हमारे से टैक्स ले लिए हैं। तो हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि जी वो जो डबल टैक्सेशन है उसको आप खत्म करें, और हमें जो टैक्सेशन आपने वापस करनी है वो हमें वापस कर दें, बट वो कर नहीं पा रहे। तो हमारी जो वर्किंग कैपिटल है वो स्टकअप हो रही है, और हम वापस जो लॉकडाउन खत्म हो गया, मगर हम ऑपरेशंस को स्केल अप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमारे पैसे वंस अगेन गवर्नमेंट के हाथ में फंसे हुए हैं टैक्स के मद में। एग्जैक्टली तो ये अहम नुकता है। लेकिन आप समझते हैं फिर कि जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का जो रिवाइवल है वो आपकी होप्स क्या? क्योंकि हमें पता है कि ड्यूरिंग दिस कोविड सिचुएशन और पोस्ट कोविड सिचुएशन भी अगर कहें तो डिमांड इज वेरी अनसर्टेन। ये पैकेज तो आ चुका है, गवर्नमेंट लेवल पे कोई प्रोजेक्ट्स एज सच पीएचडीपी एक्सपेंडिचर्स हमें नजर नहीं आते, जो कंजम्पशन है, जो डिमांड है, उस पर फर्क पड़ा है, अनसर्टेन सिनेरियो है। तो व्हाट आर यू एक्सपेक्टिंग? आउटलुक क्या नजर आ रहा है आपको अपनी इंडस्ट्री का? देखिए, अनसर्टन सिनेरियो तो डेफिनेटली है, मगर मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट के पास सारे हथियार हैं कि इस अनसर्टनिटी को कितने वो सर्टनिटी की तरफ ले जाएं। अगर मैं आपको मिसाल दूं, इंटरेस्ट रेट भी चले, शायद फेडरल गवर्नमेंट, एसबीपी अभी एक इंडिपेंडेंट बॉडी हो गया, मगर उनके पास ये एक हथियार है, दे हैव टू क्रिएट डिमांड स्टिम्युलस पूरी दुनिया में दी जा रही है। हमारे गवर्नमेंट के पास शायद बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं है कि वो बिजनेसेस को बेल आउट करे और कंसेशनरी लोन्स दें, मगर एटलीस्ट जो चीज उनके हाथ में वो कर सकते हैं। जो लिक्विडिटी के इश्यूज है इंडस्ट्री के लिए वो तो सॉल्व करें, जो इंटरेस्ट रेट है उसको तो कम करें, जो टर्नओवर टैक्स का बहुत बड़ा इशू बना हुआ है। वंस अगेन जब इंडस्ट्री लॉसेस में है, मेजर लॉसेस कर रहे हैं इस साल, तो फिर टर्नओवर टैक्स को तो बिल्कुल ही खत्म कर देना चाहिए इस साल। क्यों वो लॉस मेकिंग इंडस्ट्री से पैसे लेके गवर्नमेंट के खाते में वापस डालेंगे? तो अगर ये कुछ स्टेप्स वो ले सके जिसमें कोई फाइनेंशियल रिसोर्सेज या कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फाइनेंशियल रिसोर्स की जरूरत नहीं है, तो एटलीस्ट जो अनसर्टन सिचुएशन है उसको सर्टेनिटी की तरफ ला सकते हैं, और जो कंस्ट्रक्शन में की जो डिमांड है उसको थोड़ा सा पुश स्टार्ट कर सकते हैं अर्ली ऑन। ठीक है जी, एक ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। इस ब्रेक के बाद हम इस प्रोग्राम को आगे बढ़ा। इंडस्ट्री पे आप सुन रहे हैं मौके प्राइम मिनिस्टर का फैसला तो बड़ा अहम है, कंस्ट्रक्शन पैकेज बड़ा अहम है, उसके जुजियात बड़े अहम है, लेकिन क्या हम देखेंगे कि ये सब चीजें ट्रांसलेट होंगी और अलाइड इंडस्ट्रीज में भी वो प्रॉस्पेरिटी आएगी जिसकी जरूरत है, वो डिमांड जनरेट हो सकेगी नहीं हो सकेगी, सीमेंट पर ही बात होगी। लेकिन इस छोटे से वक्फे के बाद हमारे साथ रहेगा बेनकाब में। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब में अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं। सीमेंट इंडस्ट्री की तरफ भी हम आते हैं, जहां पर सीमेंट इंडस्ट्री के जो 9 माह के यानी फिस्कल ईयर 20 के जो इनिशियल फर्स्ट 9 मंथ्स रहे, उसके रिजल्ट्स भी मेरे सामने, यानी जो टोटल 11 कंपनीज हैं, उन 11 कंपनीज के रेवेन्यूज, प्रॉफिट मार्जिन्स, नेट प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन्स, ओवरहेड्स, फाइनेंशियल कॉस्ट, टोटल सेल्स, एक्सपोर्ट्स, सारे नंबर्स भी हमारे साथ हैं इस वक्त मौजूद, जिसके मुताबिक जो उनकी टोटल सेल्स हैं उसमें इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम 7% का इजाफा है, एक्सपोर्ट्स में 26% का इजाफा है, लेकिन रेवेन्यूज 10% कम है पिछले साल के मुकाबले में। सीमेंट सेक्टर में जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं 3% का डिक्लाइन है, पिछले साल 16% थे, इस साल -3% है, तकरीबन 118% की नेगेटिव ग्रोथ है। इरफान अमानुल्लाह साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीमेंट सेक्टर की नुमाइंदगी करेंगे। इरफान साहब, ये रिजल्ट जो हम देखते हैं 9 माह के 11 कंपनीज के कंसोलिडेट करके, तो ये इतने पॉजिटिव नहीं है, और आगे भी कम से कम ये साल तो अनसर्टेनिटी है, तो तकरीबन यही हम कहेंगे कि 12 महीने में भी यही रिजल्ट आएंगे आगे। जी, इस वक्त जो सीमेंट सेक्टर की पोजीशन है वो काफी खराब है। उसकी बुनियादी वजह ये कि पिछले 18 महीनों में इस सेक्टर में तकरीबन 2 करोड़ टन की सप्लाई साइड पे इजाफा हुआ है, और कॉरेस्पॉन्डिंगली डिमांड इस हिसाब से लोकल मार्केट में तो बिल्कुल नहीं बढ़ी है।
और एक्सपोर्ट में भी बड़ी सिलेक्टेड बढ़ी है बांग्लादेश की वजह से। और वहां पे आपको पता है कि प्राइसिंग जो है वो रीजनल मार्केट में काफी कॉम्पिटेटिव होती है, तो प्राइसिंग इतनी अच्छी नहीं होती कि आप मार्जिन अर्न कर सके। आपकी कैपेसिटी तो यूटिलाइज होती है बट मार्जिन आपके अर्न नहीं होते। तो नॉर्थ के जो प्लांट्स हैं उनके लिए बड़ा डिफिकल्ट था कि वो अपनी एक्सेस कैपेसिटी को साउथ में कराची में लाके एक्सपोर्ट करते बिकॉज ऑफ द हायर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। और अफगानिस्तान और इंडिया लेन रूट आपको पता है इंडिया बंद हो चुका था और अफगानिस्तान में भी काफी जो है ना सीमेंट की जो एक्सपोर्ट थी वो कम हुई थी। तो कट थ्रोट कंपटीशन नॉर्थ में होने की वजह से प्राइसिंग इक्विलिब्रियम पूरा तबाह हो चुका था और उसकी वजह से जो है वो रिजल्ट भी अच्छे नहीं रहे। ऑन टॉप ऑफ दैट डिवैल्यूएशन, मैसिव डिवैल्यूएशन हुआ, कोयले की प्राइसेस बढ़ गई इंटरनेशनल मार्केट में, डीजल की प्राइसेस बढ़ गई थी पिछले 8-9 महीने में, और फाइनेंस कॉस्ट ऑब्वियसली बढ़ी थी क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स काफी हाई थे। तो ग्रॉस मार्जिन और ऑपरेटिंग मार्जिन में आपको एक बहुत बड़ी गिरावट नजर आ रही है इस वजह से। अच्छा इरफान साहब, इस सूरत हाल में देखते हुए इस पिक्चर को सामने रखें और फिर आपसे जो मुतालबा, जैसे आबाद कहते हैं कि आप लोग प्राइसेस कम करें या अलाइड इंडस्ट्री भी प्राइस कम करे ताकि वो हमारी जो डिमांड हमें देनी है इस इंडस्ट्री को वो वॉल्यूम्स हम दे सकें ताकि इंडस्ट्री सेक्टर आगे बढ़े, माइंडसेट चेंज करें। तो इज इट पॉसिबल? क्योंकि मैं जो आपके मार्जिन्स देख रहा हूं तो दे आर नेगेटिव 3% नाउ, तो आप मजीद प्राइसेस जी ये बात आबाद को भी पता है कि सीमेंट की बोरी 3 साल पहले भी 550 रुपए की थी और आज भी कोई 500 रुपए की बोरी मिल रही है नॉर्थ में। तो ठीक है, साउथ में प्राइसेस अलबत्ता कोई 550 और 600 के दरमियान है। नॉर्थ में तो ये प्राइस वैसे ही 480, 490 और 500 रुपए की है। 3 साल में फिर अगर आप एनालिसिस करें तो आपके मुल्क में जो कॉस्ट पैरामीटर्स है पाकिस्तान में, हमारे मुल्क में, वो बेतहाशा चेंज हो गए। ठीक है ना, डिवैल्यूएशन एक बहुत बड़ा फैक्टर था, डीजल की प्राइसेस एक बहुत बड़ा फैक्टर था, इंडस्ट्री ने बैंक बोरिंग्स करके कैपेसिटी एनहांसमेंट की थी तो उसकी फाइनेंस कॉस्ट एक बहुत बड़ा फैक्टर था। थोड़ा सा आबाद के उस पर भी एक थोड़ा सा अनजस्टिफाइड होगा कि वो कहें कि यहाँ से प्राइसेस कम हो। जो बड़ी वजह है प्राइसेस के अंदर वो ये कि तकरीबन 40% तो गवर्नमेंट टैक्सेस हैं। अगर आप वो गवर्नमेंट टैक्सेस में रैशनलाइज करवा दें हुकूमत से तो फिर प्राइसेस कम हो सकती हैं। अदरवाइज अगर आप प्योरली कॉस्ट के हिसाब से देखें तो प्राइस कम करना जो है ना जस्टिफाई नहीं होगा। यहाँ से थोड़ा सा प्राइस इंप्रूव होने से ही ये जो है ना मार्जिन बेहतर होंगे। अच्छा, और आप जो कह रहे हैं 40% कंपोनेंट टैक्सेस का है, लेकिन वो कार्टलाइजेशन की जो बात है, इल्जाम लगता है आपके सेक्टर पे कि कार्टलाइजेशन प्राइसेस में की हुई है एंड दैट इज व्हाई कि ये प्राइसेस इतनी ज्यादा स्टिकी हैं और ये नीचे नहीं आती हैं। आप इसका क्या जवाब देंगे? तो सीमेंट की प्राइस 800 रुपए होती बोरी की, ये तो 450 रुपए पे खड़ी हुई है प्राइस, 480 रुपए पे प्राइस खड़ी हुई है। तो मुझे बताएं ना, अगर कार्टलाइजेशन होता तो क्या कोई ग्रॉस लॉस करता? आप मुझे बताएं इस बात का जवाब दें। बड़ी बड़ी कंपनीज ग्रॉस लॉस से आगे, आप देख लें मैपल लीफ और डीजी खान जैसी कंपनीज हैं जो कि मार्केट मेकर कंपनीज हैं, वो हार्डली इवन ग्रॉस, बहुत ही मार्जिनल ग्रॉस प्रॉफिट है। काफी बड़ी कंपनीज हैं उनके ग्रॉस लॉसेस सिचुएशन है। बेस्ट जैसी कंपनी जो उसका ग्रॉस लॉस की सिचुएशन आ गई है। तो अगर कार्टलाइजेशन होती तो क्या ग्रॉस लॉस होता? Exactly. अच्छा इरफान साहब, ये भी फरमाइएगा क्योंकि अब आपकी जो आगे डिमांड है उसके अंदर पीएसडीपी का कितना कंपोनेंट आप रखते हैं? ये क्योंकि हम जानते हैं कि जो बड़े प्रोजेक्ट्स हैं दे हैव बीन स्टॉप्ड फेडरल लेवल के ऊपर, जो बड़े कंपोनेंट्स थे, जो फंडिंग्स थी, बड़े प्रोजेक्ट्स थे, रुक गए हैं, कब खुलेंगे नहीं पता। तो उस तरफ भी आप लोग देख रहे हैं आपकी जो सेल्स प्रोजेक्शंस हैं उसमें कि आप क्या इंपैक्ट आएगा इसका, ये रुकने का पीएसडीपी? मैं आपको एक बात बताऊं, गवर्नमेंट इज द बिगेस्ट कस्टमर ऑफ द सीमेंट सेक्टर। ठीक है ना, अगर आप पीएसडीपी कर्टेल करते हैं, कम करते हैं, स्पेंडिंग नहीं करते तो स्टेट अवे सीमेंट की जो ओवरऑल डिमांड है कंट्री वाइड उसमें एक मेजर जो है ना वो गिरावट आ जाती है। ठीक है ना, आबाद जो है वो जरूर, आबाद या जो बिल्डिंग सेगमेंट है वो जरूर हमारा एक कस्टमर है, मगर वो 20% से ज्यादा बड़ा कस्टमर नहीं है ओवरऑल पाई में। मेजर जो कस्टमर है 40 to 45% वो गवर्नमेंट होती है और गवर्नमेंट इंड्यूस्ड प्रोजेक्ट्स होते हैं जो कॉन्ट्रैक्टर्स गवर्नमेंट का काम करते हैं, कनाल लाइनिंग में, डैम्स में, ब्रिजेस में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, वहां पे बहुत बड़ा काम होता है जो कि टोटल डिमांड का 45 to 50% जनरेट करती है। तो जैसे जैसे पीएसडीपी कट होता जाता है तो वैरायटी ऑफ रीजन आप देखते हैं कि सीमेंट में प्रेशर आता जाता है। आबाद या हाउसिंग सेक्टर जो है वो 20 से 22% का वॉल्यूम जनरेट करता है सर। अच्छा, और तो फिर इसका मतलब तो कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है वो दैट इज ओनली 20 to 25% अगर डिमांड आती है वहां से, 40 to 45% इज गवर्नमेंट जिसका हमें पता नहीं। और अगर एक्सपोर्ट्स इसके अंदर इस 9 माह में 7% का इजाफा है, आगे बाहर के मुमालिक से आपको यानी एक्सपोर्ट्स में 26% का इजाफा है आपके वॉल्यूम्स टर्म्स में, तो आगे तो पता नहीं कि बाहर के मुमालिक आपको ऑर्डर देंगे, वहां पे भी रुक गए होंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह, वहां से इंपोर्ट आपके होंगे नहीं होंगे, इट इज अनसर्टेन। आपको लगता है एक्सपोर्ट्स की ग्रोथ होगी कोई?
नहीं, पाकिस्तान की जो 3 की कमर्शियल मार्केट है ना समंदर से, उसमें एक श्रीलंका है, एक बांग्लादेश है और एक ईस्ट अफ्रीका है। तीनों जगह कोविड-19 की वही सिचुएशन है जो पाकिस्तान में, लॉकडाउन है, कर्फ्यूज हैं जो कि एक्सटेंड हो रहे हैं, तो बहुत मुश्किल हो रही है वहां पे एक्सपोर्ट पुश करने में। तो डेफिनेटली मैं आपको सिर्फ श्रीलंका की एग्जांपल देता हूँ। श्रीलंका ने पाबंदी लगा दी है कि सीमेंट जो भी इंपोर्ट होगा श्रीलंका में वो 180 डेज के लेटर ऑफ क्रेडिट पे इंपोर्ट होगा। अब आप सोचो 180 डेज का लेटर ऑफ क्रेडिट उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि सीमेंट वहां पे उसी वक्त एक्सपोर्ट होगा। अगर लेटर ऑफ क्रेडिट 180 डेज का होगा तो 180 दिन का उधार आपको श्रीलंका में देना पड़ेगा, जो कि बहुत बड़ा क्रेडिट रिस्क है। बांग्लादेश इस वक्त टोटल कर्फ्यू में है, वो क्लिंकर की एक बहुत बड़ी मार्केट है, दुनिया की सबसे बड़ी मार्केट है क्लिंकर की। वहां पे इस वक्त सिचुएशन ये है कि वहां पे कर्फ्यू एक्सटेंड हो गया 15 मई तक। तो जो हमें बांग्लादेश में फॉर एग्जांपल आज से 3 महीने पहले हमें प्राइस मिल रही थी $33 FOB कराची क्लिंकर की, वो आज $26 पे आ गई है। तो इन हालात में आपको वहां पे जाके चीजें पुश करनी पड़ी है। तो मुझे लगता है अगले 3 महीनों में एक्सपोर्ट फर्दर नीचे आएगी। अफगानिस्तान में सारी एक्सपोर्ट बंद पड़ी हुई है, बड़ी बहुत ही मार्जिनल कुछ इक्का दुक्का कोई चीज जा रही है तो जा रही है। तो अगले 3 महीने एक्सपोर्ट के हवाले से बहुत खराब है और उनका मनफी असर जो है ना वो नेचुरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से पड़ेगा, लोकल मार्केट की प्राइसिंग पे भी पड़ेगा। सही। और लोकल लेवल के ऊपर फिर जो आप जो कह रहे हैं 20-25% जो डिमांड यहां से जनरेट होती है कंस्ट्रक्शन पैकेज से, तो वो भी आर यू होपफुल के आएगी या फिर या आपको उस पर भी लगता है कि इट इज वेरी डाउटफुल के आगे? कंस्ट्रक्शन पैकेज जो है ना वो गवर्नमेंट की एक रे ऑफ होप है। ठीक है। इससे एक इंडिकेशन ये मिलती है कि गवर्नमेंट जो है ना वो सेक्टर को कंसिडर कर रही है और गवर्नमेंट जो है ना वो इस सेक्टर को स्टिमुलेट करना चाहती है, इसलिए उन्होंने इतना बड़ा पैकेज दिया है। ये इन्वेस्टर्स पे डिपेंड करता है कि इस पैकेज को वो कैसे लेते हैं। मेरा जाती ख्याल ये है कि यहाँ से अगर इन्वेस्टर इसको वेलकम भी करते हैं और इस पर काम भी करते हैं तो उसको मटेरियलाइज होने में, चीजें मटेरियलाइज होने में अब भी 6 से 9 महीने लग जाएंगे, ये ओवरनाइट नहीं होगा। 6 से 9 लगेंगे इस वक्त। तो सीमेंट सेक्टर की अगर बात करें तो आप ये कहते हैं कि 20-25% इंपैक्ट है एंड दैट इज ओनली अ रे ऑफ होप। 6 से 9 महीने लगेंगे इसको आगे होने में। फाइनल वर्ड फ्रॉम स्टील इंडस्ट्री ऑल्सो, आप समझते हैं कि आप कितने होपफुल हैं इस पर, इस पैकेज को लेकर? हादी अकबर अली साहब। जी देखिए, ऑब्वियसली होप तो है और एक अच्छा स्टेप लिया है गवर्नमेंट, मगर मैं एग्री करता हूं कि ये ओवरनाइट नहीं होने वाला, इसमें काफ़ी महीने लग जाएंगे क्योंकि जैसे आपने कहा कि रियल डिमांड अभी नहीं है, क्योंकि बिजनेस सेंटिमेंट गिरा हुआ है और क्योंकि गवर्नमेंट को अभी भी काफ़ी कदम उठाने होंगे इस बिजनेस सेंटिमेंट को रिकवर करवाने में। कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा जब उसका कोई ख़रीदार नहीं है, तो इसमें टाइम लगेगा, मगर ये कितनी जल्दी होता है ये गवर्नमेंट के हाथ में। ठीक है जी, हादी आपका बहुत शुक्रिया अदा करेंगे, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया है। फरीद आलम साहब जो प्रोग्राम में साथ रहे हमारे, और उसके साथ साथ इरफान अमानुल्लाह साहब जो सीमेंट नुमाइंदगी कर रहे थे। प्रोग्राम आपने देखा, इस पर आज हमने बात की सीमेंट और स्टील इंडस्ट्री पर, जो कि जुज है कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री, अलाइड जो अहम तरीन इंडस्ट्रीज में इस वक्त वाबस्ता है कंस्ट्रक्शन के साथ। आज प्रोग्राम में डिटेल के अंदर उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, उनके मार्जिन, उनकी सेल्स प्रोजेक्शंस और इस कंस्ट्रक्शन पैकेज का इंपैक्ट क्या होगा, आज लॉकडाउन खुलने से असर क्या होगा, इस पर भी तफसीलन बात हुई। आपका फीडबैक मौसूल होगा हमारे फेसबुक, ईमेल और ट्विटर पे जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहेगा अब तक, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।